आज की हमारी कौन सी क्लास है? ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स क्लास 4। इसके पहले हम कितनी क्लास डिस्कस कर चुके हैं? 3 क्लास। जो बच्चे पीछे की 3 क्लास ना देखे हो प्ले लिस्ट में जाकर के पीछे की 3 क्लास देख कर आए तो चौथी क्लास आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और इस क्लास से संबंधित आपको PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट फ्री में चाहिए तो www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा हाउ द इंसुलेटर आर कॉल्ड। इंसुलेटर को क्या कहा जाता है? देखो बोला हुआ है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है हमारा? इंसुलेटर होता है कुचालक पदार्थ। इंसुलेटर क्या होता है? कुचालक। कुचालक क्या होते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह ना हो, जिसमें धारा का प्रवाह ना हो, धारा का प्रवाह ना हो, धारा का प्रवाह ना हो। ठीक, ये वो पदार्थ हमारे क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक, तो इसमें दिया हुआ थायरिस्टर। थायरिस्टर क्या है आपका? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। मशीनों की गति नियंत्रण में यूज करते हैं इसका, या कंट्रोलिंग पर्पज के लिए अलग अलग यूज है। तो ये एक चीज़ तो कन्फर्म है, ये कुचालक पदार्थ नहीं है, ये कुचालक पदार्थ नहीं है, ये सेमीकंडक्टर फैमिली का सदस्य है। ठीक, ये कुचालक पदार्थ नहीं है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स अणु होते हैं, वो आपके किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। फिर तीसरा दिया हुआ है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर देखो जो अर्धचालक होते हैं ये कौन से होते हैं आपके? जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये आपके सेमीकंडक्टर में आते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल हो नहीं सकते तो बचा कौन आपका? राइट आंसर डाइलेक्ट्रिक। हाउ द इंसुलेटर आर कॉल्ड, हाउ द इंसुलेटर आर कॉल्ड, तो क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्किनिंग तारों की सबसे सरल विधि के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्किनिंग तारों के लिए विच टूल इज यूज फॉर द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्किनिंग वायर। देखो यहाँ पे बोला हुआ है सिंपलेस्ट मेथड की बात किया है। तारों की स्किनिंग का मतलब होता है जो इंसुलेटिंग जो आपके वायर होते हैं, जो आपका कंडक्टर होता है वायर का, तो कंडक्टर आप जो है वायर को जैसे कोई जोड़ लगाना है तो आप जो इसका इंसुलेशन होता है वायर का उसे रिमूव करते हो। तो उसको रिमूव करने की जो सबसे सरलतम विधि है, जो सबसे इजी तरीका है, कौन सा है? देखो देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन नाइफ, मैनुअल वायर स्ट्रिपर, जो आपके वायर स्ट्रिपर आते हैं नॉर्मली, थर्मल वायर स्ट्रिपर, मैकेनिकल वायर स्ट्रिपर। मतलब ये चारों देखा जाए तो चारों का काम अगर क्या है, चारों का काम देखा जाए तो चारों का काम सिर्फ जो ही है वायर स्ट्रिपर है। चारों काम क्या करते हैं? वायर स्ट्रिपर का काम ही करते हैं। चारों काम क्या है इनका? वायर स्ट्रिपर का काम ही करते हैं। लेकिन जो इनमें सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, जो सबसे सरल तरीका वो कौन सा है आपका? इलेक्ट्रीशियन नाइफ। सबसे सिंपल और सबसे सरलतम विधि से उपलब्ध भी सभी के घरों में होता है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन नाइफ थोड़ा सा अलग होता है। इलेक्ट्रीशियन नाइफ क्या होता है आपको दिखा दें। इलेक्ट्रीशियन नाइफ की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि उसका जो धार है, उसका जो इस वर्किंग एरिया है, उसका जो वर्किंग एरिया है वो बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। मतलब क्योंकि हमारा वायर जो होता है इंसुलेटर होता है वो हार्ड मटेरियल होता है, तो उसको छीलने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो वर्किंग एरिया है, जो जहाँ पे इसकी धार होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, आप फाइल वगैरह रखते हैं, उसकी धार को तेज करते रहते हैं। ये बोला हुआ सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है? इलेक्ट्रीशियन नाइफ। अगला क्वेश्चन दिया है विच एनर्जी मीटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हाइड्रो पावर स्टेशन। विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हाइड्रो पावर स्टेशन। तो देखो आपका हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। लाइट एनर्जी जैसे आप देखो सनलाइट पाते हो, सन, अच्छा जो सन है हमारा, सन से हमारी ऊर्जा किस प्रकार मिलती है? सन जो हमारा सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी हमें किस प्रकार ऊर्जा मिलती है? सोलर एनर्जी से आप लोग सब जानते हैं, सौर ऊर्जा से कुछ बच्चों के यहाँ लगा भी होगा। तो जो सोलर एनर्जी आती है हमारी 2 फॉर्म में आती है, ये कोई नहीं बताएगा जो हम आपको बता रहे हैं आज। सोलर एनर्जी हमेशा, सौर ऊर्जा हमारे घरों में किस फॉर्म में आती है? 2 फॉर्म में आती है। 2 फॉर्म कौन से होते हैं? तो देखिए जो हमारी सौर ऊर्जा है ये हमारे घरों में 2 फॉर्म में आती है। और सौर ऊर्जा में जो सेल लगे हुए थे वो सिलिकॉन के लगे हुए होते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 फॉर्म में आती है। पहली एक आती है लाइट के फॉर्म में, एक लाइट के फॉर्म में आती है, एक आती है हीट के फॉर्म में। और हम दोनों एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं, दोनों एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं। हीट का, अब कह दो सर हीट कहाँ है? हीट होती है, देखिए सन जब तक सूर्य भगवान नहीं आते हैं, जब तक आप सूर्य देवता बोलते हो उनको, वो नहीं आते हैं तो क्या होता है कि जब तक सूर्य देव नहीं आते हैं तब तक आपको क्या नहीं मिलती? ऊष्मा नहीं मिलती, ऊष्मा नहीं मिलती है, हीट नहीं मिलती है। तो आप जैसे कपड़े वगैरह सुखाने हैं या कुछ भी काम करना है तो क्या होते हैं, आपके कपड़े नहीं सूखते, ठंड के दिनों में देर से कपड़े सूखते हैं। तो सूर्य में ऊष्मा तो है ना, हीट है। तो एक तो एनर्जी ये हो गई। दूसरा ये होता है जैसे आप सूर्यास्त हो जाता है,
सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद क्या होता है, आप देखते हैं जब सूर्यास्त हो जाता है तो आपको लाइट नहीं मिलती, मतलब आप कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं तो उसको आर्टिफिशियल आपको अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, टार्च वगैरह, एलईडी या जो भी आपके यहाँ ये लैंप वगैरह है, इन सब का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो इसका मतलब एक एनर्जी तो और है सूर्य में, कौन सी है, वो लाइट है। तो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दो हमारे मतलब दो फॉर्म में हमें सौर ऊर्जा मिलती है। तो ये दोनों आंसर तो आपके इधर आ गए, दो तरीके हमने बता दिए कौन कौन सी होती, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। उसके बाद बोला केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहाँ पे होती, जैसे आपकी जो बैटरी वगैरह होती हैं, जो बैटरी होती है, तो बैटरी में जो आपका केमिकल एनर्जी होती है, जो बैटरी में आपकी एनर्जी स्टोर होती है किस फॉर्म में होती है, केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है। लेकिन जो बैटरी को सप्लाई देते हो उस समय कौन सप्लाई देते हो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो। बोले बैटरी को कौन सप्लाई देते हो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो, ठीक, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो। लेकिन उसके बाद वो जो अपने आप में स्टोर करती है एनर्जी किस फॉर्म में, वो केमिकल फॉर्म में, किस फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में। और उसके बाद जब फिर आपको आउटपुट मिलता है, बैटरी को लोड से कनेक्ट करते हो, बैटरी जैसे आप बैटरी से आप टीवी चला रहे हो या आप लैंप जला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फिर आपको किस में मिलेगा, फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिलती है। मतलब कि बैटरी भी एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है एक प्रकार की, बैटरी भी एक प्रकार की एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। तो अब बचा क्या आपका, तीन तो ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए, चौथा बचा आपका मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी उसको बोलते हैं, देखो अब बचा क्या बोला, व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इन हाइड्रो पावर। जल विद्युत स्टेशनों में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये तीन तो आपके क्लियर हो गए, बाहर हो गए। अब आपका बचा ऑप्शन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, जैसे कोई प्राइम मूवर से मिले, प्राइम मूवर का मतलब जानते हैं आप, जैसे कोई प्राइम मूवर जो रोटेटिंग पार्ट होता है या तो उससे मिले, या तो फिर आपका जो क्या बोलते हैं जनित्र है, इन सबसे जो ऊर्जा जनरेट करते हैं, मतलब ऊर्जा कन्वर्जन करते हैं, तो वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करते हैं। कैसे, जैसे आपका पानी है, जैसे आपका पानी है, बहुत बड़े टैंक में हमने टैंक बनाकर पानी को स्टोर कर लिया, पानी को स्टोर कर लिया। अब देखो यहाँ किसी प्रकार की विद्युत सप्लाई तो है नहीं है। अब यहाँ पे सप्लाई कैसी है आपकी, आपका पानी स्टोर हो गया तो यहाँ पे एक प्रेशर बना कि नहीं, प्रेशर। अब ये यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, जैसे ही वाल्व ओपन करोगे तो बड़ी प्रेशर के साथ वाटर निकलेगा। यहाँ पे क्या है, वाटर स्टोर्ड है ना, यहाँ पे आपका क्या है, वाटर स्टोर्ड है, यहाँ पे आप देखोगे वाटर स्टोर्ड है। अब देखो प्रेशर के साथ जब वाटर गिरेगा तो नीचे क्या लगा देते हैं हम, टरबाइन। क्या लगा देते हैं हम, अपनी टरबाइन लगा देते हैं, ठीक, टरबाइन लगा देते हैं। क्या कनेक्ट कर दिए, टरबाइन कनेक्ट कर दिए, टरबाइन कनेक्ट करे। अब जब प्रेशर से पानी रिलीज होगा तो टरबाइन हमारी क्या होगी, रोटेट करेगी, टरबाइन हमारी क्या करेगी, रोटेट करेगी, टरबाइन हमारी रोटेट करेगी। देखो यहाँ तक कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई तो आई नहीं, जब टरबाइन हमारी रोटेट करेगी तो इधर इसी से हम जोड़ देते हैं अपना जनित्र या अल्टरनेटर जो जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, देखो हम क्या जानते हैं कि जो हमारा जनित्र होता है, जनित्र क्या होता है, जनित्र हमारी मैकेनिकल एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। जनित्र क्या लेता है, जनित्र का काम क्या है, जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा लेता है। जनित्र हमारा जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा लेता है, क्या लेता है, यांत्रिक ऊर्जा लेता है इनपुट में, यांत्रिक ऊर्जा इनपुट में, यांत्रिक ऊर्जा इनपुट में लेता है। अब जनित्र को जब इनपुट में आपने क्या दिया, यांत्रिक ऊर्जा, जैसे आपके घरों में जनित्र होता है देखे होंगे, तो क्या करते हैं, प्राइम मूवर से उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो प्राइमरी में आपने दिया तो आपने फोर्स दिया, फोर्स दे के प्राइम मूवर को रोटेट किया, उसके बाद स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही स्टार्ट हो गया तो उसके बाद क्या, उसके साथ कनेक्ट होता है अल्टरनेटर, कनेक्ट होता है छोटा सा, या जितने एचपी जितने केवीए का आपको चाहिए आप उसी हिसाब से ले लेते हैं वो। अब जब वो रोटेट हुआ तो उसी के रिलेटिव वो भी रोटेट होने लगता है, तो इस प्रकार एनर्जी का जनरेशन होने लगता है। अब इसी से यांत्रिक एनर्जी से क्या जोड़ दिया, टरबाइन, टरबाइन से क्या जोड़ दिया, जनित्र, जनित्र में क्या होता है, अल्टरनेटर कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो आपको एनर्जी मिलती है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी मिलने लगती है, यहाँ पे आपको विद्युत ऊर्जा मिलने लगती है, यहाँ पे आपको विद्युत ऊर्जा मिलने लगती है, विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे कौन सी मिलने लगती है आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी मिलने लगती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस प्रकार आप देख लिए कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल क्या होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। जो आपका वाटर था वो कौन, मैकेनिकल एनर्जी थी। उसके बाद टरबाइन में गए, टरबाइन से हमने अपना जनित्र कनेक्ट कर लिया तो क्या मिली हमको, विद्युत ऊर्जा मिल गई। क्या मिली, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। लेकिन जो पहले आपने एनर्जी दिया उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल। यहाँ पे सारी चीजें मैकेनिकली अरेंज की गई है ना, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी converted into electrical energy, converted into electrical energy, electrical
एनर्जी। ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मैकेनिकल एनर्जी को। देखो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, इतनी ये सब किया गया यहाँ तक, ये कौन सा है? मैकेनिज्म लगाया गया, तो इसको क्या बोलेंगे? यांत्रिक, यांत्रिक मैकेनिज्म या यांत्रिक ऊर्जा बोल दीजिए। यहाँ से जितना भी कुछ किया तो ये कहाँ किस में आया? यांत्रिक ऊर्जा के उसमें आया, मैकेनिकल एनर्जी है ये आपका मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ से क्या जनरेट हुई? मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन जब ये कन्वर्ट हुई तो किस में आ गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तार के आकार को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच टूल इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ वायर? तार के आकार को, वायर के आकार को मापने के लिए क्या करते हैं हम? ट्राई स्क्वायर यूज करते हैं, स्टील वायर यूज करते हैं, फिलर गेज यूज करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज यूज करते हैं। अब देखो कोई तार है, तार का आकार, विच टूल इज यूज्ड मेजर द साइज ऑफ वायर? साइज कितने गेज की साइज है? तो इसके लिए हमारे पास क्या आता है? इसके लिए हमारे पास आता है स्टैंडर्ड वायर गेज। कल भी हमने इसके क्वेश्चन बहुत सारे आपको करवाए हुए हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज कहीं दिया हुआ है, ये दिया है, ठीक। इससे क्या करते हैं? वायर का हम गेज मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, तार का कौन सा पैरामीटर वर्तमान वहन क्षमता के सीधे अनुपातिक है? हम कल भी बोल रहे हैं, तार से बोला हुआ है, तार का कौन सा पैरामीटर? विच पैरामीटर ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग कैपेसिटी? तार का कौन सा पैरामीटर वर्तमान वहन क्षमता के सीधे अनुपातिक है? ठीक है, तार जो होती है आपका, तो तार में हम ये जानिए, यदि हमारी तार मोटा है, जब हमारा कंडक्टर मोटा है, घरों में जैसे कहते हैं लोड ज़्यादा है, तो इस समय हम जो तो वायर यूज करेंगे 1.5 mm की जगह 2.5 mm का वायर यूज करते हैं, क्योंकि हमें कुछ और चीज़ें चलानी, हीटर चलाना है या गीजर चलाना है, तो वहाँ पे जो लोड हमारा होता है ज़्यादा होता है, प्रेस वगैरह चलाने हैं, तो इन सब के लिए हम थोड़ा सा मोटा वायर यूज करते हैं। क्योंकि मोटा वायर यूज करने के लिए से फ़ायदा ये होता है, जब मोटा वायर यूज करेंगे तो हीट डिसिपिएशन जो है हमारा ज़्यादा एरिया पे होगा। अभी जो छोटा सा वायर यूज करेंगे, लोड ज़्यादा दे देंगे, हम ज़रूरत 5 एम्पियर की है, लेकिन उसमें से करंट हमें जबरदस्ती हम फ्लो करवाएंगे 7 एम्पियर 10 एम्पियर, उसकी क्षमता 5 एम्पियर की है, तो क्या होगा? हीट ज़्यादा जनरेट होगी, लेकिन हीट डिसिपिएशन नहीं हो पाएगा सही से। हीट डिसिपिएशन ना होने के कारण क्या होगा? आपका इंसुलेशन जो है खराब हो जाएगा और आपका कंडक्टर भी डैमेज हो सकता है, डैमेज भी शॉर्ट हो सकता है या आग लग सकती है। तो वही चीज मतलब कहने का ये है कि ज़्यादा करंट, मोर करंट अगर आपको फ्लो करवानी है, ज़्यादा करंट, मोर करंट आपको फ्लो करवानी है, मोर करंट, ये आई हमने सिंबल बना दिया, धारा का होता है। मोर करंट आपको फ्लो करवानी है तो उसके लिए आपको डायामीटर क्या करना होगा? डायामीटर मतलब व्यास, वो क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा डायामीटर रहेगा तो ज़्यादा करंट हमारी फ्लो होगी। यहाँ पे दिया हुआ होगा वायर रेजिस्टेंस, पासिंग करंट, कंडक्टर शेप, कंडक्टर डायामीटर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कंडक्टर डायामीटर। अधिक करंट फ्लो करवाने के लिए अधिक डायामीटर, अधिक व्यास वाले चालक पदार्थ की आवश्यकता होगी। ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, कंडक्टर के बढ़े हुए व्यास के साथ वर्तमान प्रवाह पर क्या प्रभाव है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द करंट फ्लो विथ इंक्रीज डायामीटर? देखो यह वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, लगभग मिलता जुलता। बोल रहा कि इस बार हमने डायामीटर इंक्रीज कर दिया। पहले डायामीटर अगर हमारा इतना था, अब हम डायामीटर बढ़ा के 2 गुना कर दिए। अब डायामीटर जब हमारा 2 गुना हो गया तो ये जो हमारा जब डायामीटर कम था तो यहाँ पे करंट कितनी, इससे कम फ्लो होगी ना, इससे कम फ्लो होगी। यहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो होगी, यहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो होगी, यहाँ पे कम करंट फ्लो होगी, क्योंकि डायामीटर वहाँ कम है, यहाँ पे डायामीटर अधिक है। और हमने फार्मूला ही बताया था, R = ρl/a। जो आपका प्रतिरोध है वो जो आपके कंडक्टर का डायामीटर है, जो क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। बढ़े हुए कंडक्टर के बढ़े हुए व्यास के साथ वर्तमान प्रवाह पर क्या प्रभाव होगा? प्रतिरोध बढ़ता है, ये गलत है। प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है। अपोज द मोर करंट, अधिक करंट विरोध करता है, ये भी गलत है। मोर वोल्टेज ड्रॉप, ये भी गलत है। वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है। अलाउ हाई करंट फ्लो, बिल्कुल सही आंसर कौन सा है? 62 का डी नंबर। अलाउ हाई करंट फ्लो, उच्च वर्तमान प्रवाह की अनुमति देता है। देखो अब यहाँ पे करंट कम फ्लो होगी ना। अब देखिए आपका बताया ना कि जो प्रतिरोध होता है वो आपका जो डायामीटर होता है, क्या होता है? डायामीटर होता है। प्रतिरोध और डायामीटर जो होता है व्यास होता है, इसका रिलेशन कैसा होता है? एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। कारण, क्योंकि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो डायामीटर घटेगा, अगर डायामीटर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध हमारा घटेगा। अब जब प्रतिरोध हमारा घटेगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो करंट है आई आपकी ज़्यादा मात्रा में फ्लो होगी ना। क्या बोला हुआ है? अलाउ हाई करंट फ्लो, यही इसका राइट आंसर होगा। यही कि बोला हुआ है ना इंक्रीज डायामीटर, डायामीटर बढ़ा दिया गया है, डायामीटर उसका बढ़ा दिया गया, तो क्या होगा? करंट बहुत तेजी से फ्लो होगा।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडक्टर की वर्तमान ले जाने की क्षमता के साथ तार व्यास क्या संबंध है। कंडक्टर की वर्तमान ले जाने की क्षमता के साथ तार व्यास का क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वायर डायामीटर विथ करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। वायर गेट लेस हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ड्रॉप मोर वोल्टेज। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वायर डायामीटर। वायर का जो डायामीटर है, वायर की जो थिकनेस है, वायर की जो थिकनेस है, वायर की जो थिकनेस है, मोटाई है, जो वायर का मोटाई है पूछा हुआ है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वायर डायामीटर विथ करंट कैरिंग कैपेसिटी। अब देखो बोल रहा है कि जो डायामीटर है डी, और उसमें तथा करंट में जो आपकी करंट धारा, करंट क्या है, धारा, मात्रक एम्पियर, डायामीटर आपका व्यास, ठीक। अब बोल रहा है कि इनमें दोनों में रिलेशन कौन सा है। इनमें दोनों में ये एक दूसरे के समानुपाती हैं। समानुपाती, यदि डायामीटर बढ़ाओगे तो अधिक करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी मिलेगी, अनुमति मिलेगी। यदि डायामीटर भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो उतने ज़्यादा एरिया में करंट फ्लो हो पाएगी ना। अभी करंट का पथ लिमिट में था, छोटा करंट था, डायामीटर अभी यहाँ पे छोटा है। अब डायामीटर को जस्ट डबल कर दें, डायामीटर दुगना कर दें तो क्या होगा, करंट जो है अधिक क्रॉस सेक्शनल एरिया में होकर गुजरेगी, मतलब अधिक करंट जो है कैरी करेगी, अधिक करंट पास करेगी ना। पर्टिकुलर इस एरिया में देखिए सकरे रास्ते में जाना आसान होता है कि आप भी चाहते हैं ना कि थोड़ा सा, जैसे आपका घर का दरवाजा वगैरह होता है तो सोचते हैं थोड़ा बड़ा लगवाएं ताकि कुछ अगर कोई बड़ा सामान आए तो भी एंट्री कर जाए। तो बड़े में क्या होता है कि ज़्यादा करंट फ्लो होती है। क्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा करंट। अगर डायामीटर बढ़ेगा तो करंट की कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी उस कंडक्टर की इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो डायामीटर बढ़ा रहे हैं तो हमारी करंट भी बढ़ रही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे अनुपातिक। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक दूसरे के समानुपाती है। लेकिन अगर प्रतिरोध की बात करोगे तो ये फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायामीटर बढ़ाओगे तो फिर प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि करंट जो है तेजी से बढ़ेगी। जब करंट तेजी से बढ़ेगी तो वहां पे आर की वैल्यू घट जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थिर विद्युत आवेशों को कैसे कहा जाता है। स्थिर विद्युत, कल भी पढ़ाए थे, स्टैटिक चार्ज। जो हमारा स्टैटिक चार्ज है, स्थिर विद्युत आवेश को कैसे कहा जाता है। तो जब स्थिर मतलब किसी, देखो काइनेटिक चार्ज, केमिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये हमारे चार्ज के अलग अलग फॉर्म, चार्ज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो बोला स्थिर है ना, स्टैटिक बोला, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सीधे हो जाएगा स्टैटिक चार्ज। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। विद्युत मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक, अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं। जो हमारा देखो टेस्टर क्या है, देखो टेस्टर यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद लिया वर्नियर कैलिपर लिखा है, और उसके बाद दिया हुआ मीटर दिया हुआ है। तो टेस्टर से क्या चेक करते हो, टेस्टर से आप कंटिन्यूटी भी चेक करते हो, टेस्टर से इंसुलेशन रजिस्टर भी चेक करते हो। डिपेंड करता है टेस्टर आपका किस प्रकार का है या किस पर्पज के लिए बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर हमारी एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, इंस्ट्रूमेंट है। क्या दिया हुआ है इसमें, मापने के लिए। तो देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी किससे हो सकती है, आप किससे मेजर करते हैं, मीटर से मेजर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टर्मिनल ऑफ द मीटर इज कनेक्टेड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। विद्युत मात्रा को मापने के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ है। विच टर्मिनल ऑफ मीटर का कौन सा टर्मिनल इज कनेक्टेड मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो कौन सा होता है, आउटपुट टर्मिनल तो वो होता है जहां से हमें मीटर में कितना मेजर किया वो मिला, मतलब मीटर में हमारी कितनी मेजर की गई वैल्यू, 5 वोल्ट 10 वोल्ट या रेजिस्टेंस मेजर किए हैं। मीटर हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे मल्टीमीटर में सारे अरेंजमेंट होते हैं, एसी सप्लाई मापते हैं, डीसी सप्लाई मापते हैं, प्रतिरोध मापते हैं, धारा मापते हैं, वोल्ट नापते हैं, तो मल्टी काम होते हैं उसके। लेकिन बोला हुआ है कि मापने के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा है, विद्युत मात्रा को मापने के लिए। अब मापने के लिए कौन सा मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ है। विच टर्मिनल ऑफ द मीटर इज कनेक्टेड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का कौन सा होता है, आउटपुट टर्मिनल तो वो होता है जो हमें वैल्यू देता है। पॉइंटर मैकेनिज्म तो वो होता है, जैसे हम आपके पॉइंटर इंस्ट्रूमेंट होते हैं कौन से,
ये आपके होते हैं अमीटर, वोल्ट मीटर होते हैं, और या कोई और होता है स्केल, तो पॉइंट करके बताती है। जैसे आपका पॉइंटर है, वो ये पॉइंटिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, पॉइंटिंग मैकेनिज्म जो होते हैं। जैसे आपका अमीटर है, अमीटर है ये, ठीक, यह मीटर है, यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ है, तो 0 1 2 3 4 5 ये स्केल है। तो ये पॉइंटर मैकेनिज्म क्या करता है, जैसे 3 एम्पियर करंट माप के दिया, 4 एम्पियर करंट माप के दिया, तो ये आपके पॉइंटर मैकेनिज्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि विद्युत मात्रा को मापने के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जोड़ते हैं, तो इसका हो जाएगा इनपुट टर्मिनल। कौन सा इनपुट टर्मिनल? आउटपुट टर्मिनल वो होता है जिससे हमें वैल्यू आउटपुट में मिलती है। क्या मिलती है कि कितना यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, कितनी करंट है, कितने एम्पियर वोल्ट है, वो चीज़ें आउटपुट में आपको जो मिलती है वो देखिए। यहाँ पे आप नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है विच टर्मिनल ऑफ मीटर इज कनेक्टेड, विच टर्मिनल ऑफ मीटर। जैसे मीटर का टर्मिनल है, ये आपके कोई सा मीटर है, विच टर्मिनल, अब देखो यहाँ पे मीटर, विच टर्मिनल ऑफ द मीटर इज कनेक्टेड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। कौन सा टर्मिनल कनेक्ट करते हो, तो मीटर का इनपुट टर्मिनल कनेक्ट करते हो ना, मीटर का इनपुट टर्मिनल कनेक्ट करते हो, इससे आपका जो मेजरिंग क्वांटिटी है, ठीक। और आउटपुट टर्मिनल में क्या मिलता है, आपको वैल्यू मिलती है, कितनी मिलती है, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, इनपुट टर्मिनल। मोटर आपका क्या बोलते हैं, मीटर इनपुट लिया ना यहाँ से, मीटर आपका कोई सा भी मीटर यहाँ पे इनपुट लिया, उसके बाद ये कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, ये आउट टर्मिनल हो जाएगा, ये आपका आउट टर्मिनल हो जाएगा, ठीक। तो ये तो है आज के हमारे क्वेश्चन। उसके बाद फिर आएंगे नए सिरे से नए क्वेश्चन लेकर। आप इनको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इस क्लास से यदि जानकारी मिल रही है आप, तो उन सब बच्चों को भी बताओ जो इस सुविधा से वंचित हैं।